हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज 10 अगस्त है और न्यूज़ को रिकॉर्डेड सेशन में देख रहे हैं। आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक अभी शेयर होगा, आप लोग उसको नोट डाउन करेंगे। आज लाइव सेशन नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम इंटरनेट इशू, लाइव स्ट्रीमिंग में दिक्कत आ रही थी, तो इसीलिए आपको रिकॉर्डेड सेशन को दिया जा रहा है। ठीक है, आई होप जो भी आज डिस्कशन होगा उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आसानी से। आज के न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8750069419। आप लोग सभी इसको सेव ज़रूर करेंगे नंबर को। मेरा नाम पूजा भारद्वाज है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे आईएएस दरबार, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो या लाइव स्ट्रीमिंग के लिए लिंक शेयर हो, तो आपके पास भी डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारी तरफ से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन 10 अगस्त है और सबसे पहले जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, आई ज्ञान। तो इम्पॉर्टेंट है ये। जैसे जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि जो हमारी सीबीआई है, भारत में जो संस्था है सीबीआई ने इस एकेडमी को ज्वाइन कर लिया है, इसमें जुड़ गई है सीबीआई। और इसका नाम क्या है? अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क, या फिर इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क, IGAN। ठीक है, और जो हमारी सीबीआई है उसका क्या उद्देश्य है कि यहाँ पे जुड़ने के बाद जो भी नई चीज़ें हैं, जो भी इनोवेशंस हैं छानबीन के क्षेत्र में, है ना। जब सीबीआई का काम क्या होता है? पता लगाना, ऑडिट करना, यही सब होता है। तो सॉरी, ऑडिट नहीं होता। सीबीआई का उद्देश्य क्या होता है? किसी भी चीज़ का पता लगाना, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, एक तरीके से पुलिस का काम, और वो भी बहुत डिफरेंट तरीके से, राइट। तो सिंगापुर में बेस्ड है ये नेटवर्क, और उसी के कॉन्सेप्ट पे अब सीबीआई भी काम करेगी। तो यहाँ पे वर्चुअल तरीके से, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से सीबीआई ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ज्वाइन कर लिया। इंटरपोल जो वर्ड होता है वो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर जो पुलिसिंग सिस्टम होता है उसके लिए होता है। ठीक है ना, तो इसको ज्वाइन कर लिया है सीबीआई ने, एक बहुत अच्छी बात है ये। और इस जो आई ज्ञान है इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। बहुत पुराना नेटवर्क नहीं है ये, इस नेटवर्क को 2019 में ही लॉन्च किया गया है, सो दैट कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक स्तर पर जो भी नियम कानूनों का उल्लंघन होता है उसको देखा जा सके, है ना, निगरानी में लिया जा सके, चेक किया जा सके। तो इसी के लिए इसको लॉन्च किया था 2019 में। एंड द नेटवर्क ऑफ ट्रस्टेड लॉ एनफोर्समेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बोथ रीजनल एंड नेशनल स्कोप। तो इसमें जो स्थानीय लेवल पर, नेशनल, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों ही स्तर पर इस नेटवर्क में बातें कही गई हैं कि आप इसमें इन स्तरों पर काम कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क के सभी क्षेत्रों में जो सदस्य हैं वो दुनिया के बड़े बड़े जो सपोर्टर्स हैं ना, जो कानूनों की जानकारी रखते हैं, तो वो लोग इसमें शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, और किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? कहीं कहीं पे भी कोई नियम कानून का उल्लंघन होता है कुछ ऐसा, तो उसको देख रेख करने के लिए, निगरानी करने के लिए। और साथ में एकेडमी वर्ड जुड़ गया। तो एकेडमी का उद्देश्य क्या होता है? एजुकेट करना, है ना। एकेडमी का उद्देश्य होता है लोगों को समझाना, पढ़ाना। तो यहाँ पे आप समझिए तो एक पूरे इस फील्ड की जानकारी दी जाएगी, एजुकेट किया जाएगा इंस्टीट्यूशंस को, और इसमें लोगों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगला न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पोस्ट रिटायरमेंट की बात की गई है। जो जजेस हैं, है ना, जजेस जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद भी असाइनमेंट्स मिलते हैं बच्चों, उनको उसके बाद भी काम मिलता है। तो पोस्ट रिटायरमेंट जो असाइनमेंट्स होते हैं उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं न्यायालय के न्यायाधीश, उनको उनकी एक तो आयु बढ़ाने की सिफारिश की गई है कि भाई उनका जो एज है, जैसे कि 64 साल में सुप्रीम कोर्ट के जो वो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो आपके
62 ईयर है हाई कोर्ट के जजेस का, और 65 ईयर है शायद इनका सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। तो इस पहले तो इस जो आयु की लिमिट है, एज लिमिट है, उसको बढ़ा दिया जाए, इसका डिमांड चल रहा है। दूसरी चीज़ कि जो पोस्ट रिटायरमेंट के असाइनमेंट्स मिलते हैं, है ना, रिटायर होने के बाद जो असाइनमेंट्स मिलते हैं, उसके बाद जो कार्य मिलते हैं, उसमें फिर से पुनर्मूल्यांकन किया जाने की आवश्यकता है कि कैसे काम उनको दिए जाएं, कितने काम दिए जा सकते हैं, है ना। तो इन सब को लेकर के जो पार्लियामेंट्री पैनल है वो अपना रिकमेंडेशन पेश कर रही है। कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड किया है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के पोस्ट रिटायरमेंट के लिए इन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो इनको रीअसेस किया जाए, ठीक है, और निष्पक्षता को सुनिश्चित किया जाए कि जो जहाँ पे इनको कार्य दिया जा रहा है वहाँ पे कहीं ये बायस्ड तो नहीं है, पहले अच्छे से चेक किया जाए। उसके बाद एज को भी इंक्रीज करने का रिकमेंडेशन दिया है कि जो अभी ये रिटायर होते हैं, इनके रिटायरमेंट का जो समय है, अवधि है, उसको बढ़ा दिया जाए। तो ये सारे रिकमेंडेशंस हैं जो पार्लियामेंट्री कमेटी अपनी तरफ से कर रही है, ठीक है। अगला न्यूज़ है मणिपुर कमेटी। देखिए अभी जो हमने ऊपर न्यूज़ देखा वो रिकमेंडेशन है, वो पास नहीं हुआ है। तो अगर आप ऐसे न्यूज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आंसर राइटिंग वगैरह में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मणिपुर कमेटी के बारे में हम अगला न्यूज़ देख रहे हैं। आपको पता है मणिपुर अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस है, हिंसा का पूरा माहौल बना हुआ है। ऐसे में लगातार ये कोशिश जारी है कि कैसे उनको सुरक्षित किया जाए, बचाया जाए। तो एक कमेटी बनाई गई जिसमें कि सारे हाई कोर्ट के जज, फॉर्मर हाई कोर्ट के जज शामिल हैं। 4 महिलाओं का ये कमेटी है, यानी कि वुमेन कमेटी ही बनाया गया है, और ये सारी महिलाएं जो हैं वो पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं। और इसका उद्देश्य पूरा है कि वहाँ पे दोबारा से रिलीफ लेकर के आना, निगरानी कैसे वहाँ पे रिहैबिलिटेट किया जाए, रीस्टोर किया जाए, फिर से जो स्थिति है वो सामान्य कर दिया जाए, ये इस कमेटी का उद्देश्य होगा। इसमें शालिनी पी जोशी और आशा मेनन जैसे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति भी शामिल हैं, ठीक है। और इनमें पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, रिलीफ रिहैबिलिटेशन देने की बात की जाएगी, साथ में दोबारा से कैसे रिकवरी करना है, रीबिल्ड करना है सिस्टम को, ये भी बताया जाएगा कमेटी के द्वारा, और कॉन्फिडेंस को कैसे रिस्टोर किया जाए, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस कैसे लेके आया जाए लोगों के अंदर, जो अभी रूल ऑफ लॉ के खिलाफ वहाँ पे लोग खड़े हो गए हैं, सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं, दोबारा से कैसे उनको सरकार पे, सरकारी व्यवस्था पर आशा और विश्वास उनका जगाया जाए, इसके लिए इसमें कोशिश की जाएगी, ठीक है। अगला न्यूज़ है माया ओएस। माया इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने माया ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ स्विच करने का फैसला किया है, ठीक है। और ये नया इनिशिएटिव है जिसमें कि डिफेंस साइबर एजेंसी है जिन्होंने की पूरा एक ड्रिल कंडक्ट किया था साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, जो भी आपके ये इंटरनेट संबंधित सिक्योरिटीज़ होते हैं उसके लिए इसको लॉन्च किया था माया ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस पर स्विच करने का प्लान है सरकार का। तो आपको माया ओएस अगर आए तो आपको दिमाग में रखना है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे रक्षा मंत्रालय स्विच करने जा रही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई किसी को कोई टॉपिक समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप स्टडिंग।